यार क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आत्मा खुद अपने मर्डर की कोर्ट में गवाही देगी? बिल्कुल नहीं। क्या कभी कोर्ट किसी आत्मा पर विश्वास कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यकीन मानिए, आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन इसके कुछ और फैक्ट्स थे जो मुझे मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब मिल चुके हैं। और आज मैं आपको एक बहुत ही दिल दहला देने वाले केस के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसा हॉन्टेड केस जिसे जानने के बाद आपके रातों की नींद उड़ सकती है। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार पॉडकास्ट 13 आ चुकी है और लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है पॉडकास्ट का। प्लीज आप उसे जरूर देख लें, आपके हाथ से क्लिक हो जाना चाहिए। बहुत ही खतरनाक एक स्टोरी वहां मैंने बता रखी है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1929 से फिलीपींस में मौजूद एक परिवार से, जब उस परिवार में टेरेसिटा बासा नाम की एक लड़की का जन्म होता है। परिवार बहुत अच्छा था, परिवार का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ वेल सेटल्ड था। लेकिन जैसे जैसे टेरेसिटा बासा बड़ी हुई, उसका जो इंटरेस्ट था वो यहाँ म्यूजिक में बनने लगा। वो सारा दिन अपने घर में बैठकर, अपने स्कूल में बैठकर म्यूजिक वगैरह सीखा करती थी, बजाया करती थी, गाने वगैरह गाया करती थी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि फिलीपींस में म्यूजिक के लिए इतनी कुछ खास स्टडीज वगैरह नहीं है, इतने कुछ खास बड़े इंस्टीट्यूट्स आज भी नहीं है। इसीलिए वहां से टेरेसिटा को उठकर अमेरिका आना पड़ा। 60 के दशक में टेरेसिटा अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंची और वहीं पर एक यूनिवर्सिटी में म्यूजिक की हायर स्टडीज के लिए उसमें दाखिला ले लिया। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि हमें पता है दूसरे देश में जाने के बाद हमें अपना खर्चा चलाने के लिए कोई काम धंधा तो करना पड़ता है और म्यूजिक तो पेट भर नहीं सकता था यहाँ पर उसका। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं म्यूजिक के साथ साथ कोई और भी कोर्स वगैरह कर लूं और उस कोर्स के बलबूते पर मुझे नौकरी यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, इजी। तो यहाँ उसने मेडिकल कोर्स करने का सोचा। वो एक नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और यहाँ उसे लग रहा था कि इस नर्सिंग के कोर्स के बाद वो किसी हॉस्पिटल वगैरह में नर्स वगैरह बन जाएगी और उसका खर्चा आराम से चल जाएगा। उसकी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हुई और जिसके बाद उसे शिकागो के ही एक जाने माने हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के रूप में नौकरी मिल गई। बहुत अच्छी नौकरी थी, अब उसका काम इजीली चल रहा था। वो अपने आसपास रहने वाले बच्चों को पियानो वगैरह सिखाकर भी अच्छे पैसे कमा रही थी और दूसरी साइड उसे यहाँ हॉस्पिटल वाले भी अच्छा पैसा दे रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सिर्फ एक चीज थी जो उसके दिमाग में हमेशा बैठी रहती थी और वो थी उसकी लव लाइफ। जी हाँ, उसके बॉयफ्रेंड्स तो बहुत सारे बने थे, बदलते ही रहते थे, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड उसकी शादी तक नहीं पहुंच पाया और इस बात से वो हमेशा परेशान थी कि क्या पता उसकी शादी होगी भी या नहीं होगी, या फिर ऐसे ही लौंडे टाइम पास करके निकलते रहेंगे। खैर ये बात भी उसकी जायज थी और ये टेंशन भी उसकी जायज थी। खैर अब धीरे धीरे टाइम कट रहा था और दिन आया 21 फरवरी 1977 का। शाम के 7:30 बजे हुए थे और तब रूट लॉब नाम का एक लड़का, जो कि इसी शिकागो के हॉस्पिटल में काम किया करता था जहां हमारी टेरेसिटा काम कर रही थी। तो टेरेसिटा अब अपने घर पर थी, शाम को उसकी छुट्टी हो चुकी थी, वो अपनी नौकरी से घर पर आकर आराम से बैठी हुई थी और यहाँ रूट लॉब नाम के उस लड़के ने टेरेसिटा को फोन किया, लैंडलाइन से फोन किया और लैंडलाइन पर दोनों बातें कर रहे थे। ये कोई उनके लिए नया नहीं था, वो हर एक दिन छोड़ के या फिर डेली ही कभी कभी तो इस तरह से आधा पौना पौना एक घंटा बातें करते थे और ये बहुत नॉर्मल सा था। जिसके बाद अंत में टेरेसिटा ने कहा कि चलो रूट में फोन रखती हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त आने वाला है अभी मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे उसकी तैयारियां करनी है। जिसके बाद रूट लॉब ने उसे पूछा कि कौन दोस्त आ रहा है, मुझे तो बताओ। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता हो और वो लड़की उसको फोन पर ये कह दे कि मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है, यकीन मानिए किसी भी लड़के की जिंदगी का एक ये बुरा सपना ही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उससे मिलने आने वाला कौन है और मन में बेचैनी रहती है वो अलग। खैर यहाँ टेरेसिटा ने उसे नहीं बताया कि कौन आने वाला था और ये भी नहीं बताया कि उसका नाम क्या था। तो यहाँ रूट लॉब अब थोड़ी देर तो परेशान रहा कि सोच कर कौन आने वाला होगा, कौन आ रहा होगा, बट बाद में उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया और अपने काम धंधों में लग गया। 7:30 बजे फोन कटा था और अब बज चुके थे 8:30 और यकीन मानिए 8:30 बजे आसपास के लोगों ने देखा कि टेरेसिटा वाला जो अपार्टमेंट है उसके अंदर से तो बहुत घना धुआं निकल रहा है। ये देखते ही सारे आस पड़ोस के लोग डर गए और उन्हें अपने भी घर की टेंशन होने लगी कि कहीं आग यहाँ से बढ़कर उनके घर तक ना पहुंच जाए, जिसकी वजह से वो आनन फानन में तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास गए जो उन सभी घरों की रखवालियां करता था और उससे जाकर बोला कि देखो आग लग चुकी है, तुरंत फायर ब्रिगेड को यहाँ बुलाओ। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जैसे तैसे कर फायर ब्रिगेड ने पहले बाहर से आग बुझाई और फिर
अपने साथ वो जो सामान होता है आग बुझाने वाला वो साथ लेकर टेरेसीटा के घर के अंदर घुसे। दरवाज़ा जो था वो लगभग जल ही चुका था और अंदर भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी अब भी सब कुछ पहचाना जा सकता था और सब कुछ तहस नहस भी नहीं हुआ था। खैर, जैसे ही फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले उस घर के अंदर पहुंचे और उन्होंने वहां पर लगी हुई बची कुची आग को बुझाया तो उन्हें वहां का एक क्लियर व्यू मिल रहा था। जिसके बाद उन्होंने वहां देखा कि वहां एक कारपेट पड़ा हुआ है। कारपेट आप समझ जाइए ना, जो नीचे बिछाते हैं हम, तो वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो लपेट रखा था और उस कारपेट के अंदर से धुआं निकले जा रहा था। और फायर ब्रिगेड वालों को लगा कि हो सकता है इस कारपेट ने आग पकड़ ली हो, तो कई बार उन्होंने उसको भी बुझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर से धुआं निकले ही जा रहा था। जिसके बाद फायर ब्रिगेड वालों ने सोचा कि क्यों ना एक बार इस कारपेट को खोल कर देख लिया जाए। तो उन्होंने वहीं पर उस कारपेट को खोल दिया और यकीन मानिए खोलते ही उनके सामने का नज़ारा जो था वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। उन्हें देखकर उनकी रूह कांप गई। जी हाँ, इस कारपेट के अंदर टेरेसीटा की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? 7:30 बजे 1 घंटा पहले वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी और 1 घंटे बाद उसकी लाश मिलती है, वो भी नग्न अवस्था में। देखते ही यहाँ पुलिस वाले भी समझ गए कि जरूर इस लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया होगा और उसके बाद इसका मर्डर कर दिया गया और फिर यहाँ आग लगा दी गई ताकि कोई सबूत ही ना बचे। खैर, अब पुलिस वालों ने इस बॉडी को बिल्डिंग से बाहर निकाला, गाड़ी में लोड किया और सीधा हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में वहाँ टेरेसीटा का पोस्टमार्टम शुरू किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बेशक टेरेसीटा का मर्डर हुआ है, उसे गला घोट कर मारा गया है, लेकिन यहाँ उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। ये बात जानकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि यहाँ जब बंदा बलात्कार नहीं करने आया था तो उसने इसका मर्डर क्यों किया? क्या ऐसा हुआ होगा इन दोनों के बीच जिस वजह से टेरेसीटा का मर्डर हो गया? अब यहाँ पुलिस के हाथ खाली थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस में हुआ क्या है। सबसे पहले पुलिस जो इसके फ्रेंड्स और फैमिली वाले थे उनको बुलाती है। फिलीपीन से इसकी फैमिली उठकर सीधा शिकागो जाती है और इसके अलावा जो शिकागो में ही टेरेसीटा के दोस्त वगैरह रहते थे उन सभी को इकट्ठा करती है और एक एक कर टेरेसीटा की लाश को दिखाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी दोस्त का, तुम्हारे घर परिवार वाले मेंबर का ये हाल हो चुका है, तुम हमें बताओ कि इसकी किसके साथ दुश्मनी थी और ये कौन ऐसा कर सकता है। जिसके बाद सभी का एक ही जवाब था कि टेरेसीटा की किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी सुलझी हुई लड़की आज तक नहीं देखी। और यकीन मानिए टेरेसीटा का स्वभाव जो था वो बहुत अच्छा था। पर यहाँ मर्डर तो हुआ था और पुलिस को अब ढूंढना था कि वो मर्डर किसने किया है। जिसके बाद पुलिस एक बार फिर से टेरेसीटा के उसी अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए वहां पहुंचती है और उन्हें वहां एक टोकरी दिखाई देती है और उस टोकरी में थोड़ा बहुत सामान था, कुछ कागज वगैरह पड़े हुए थे और उन्हीं कागज में से एक कागज से एक पर्ची सी थी और उस पर्ची पर लिखा हुआ था गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। अब यहाँ पुलिस को एक क्लू मिला था कि हो सकता है जरूर ये जो एएस वाला बंदा है इसी ने कुछ किया हो। तो पुलिस को फिर अब समझ नहीं आ रहा था कि एएस कौन है, बंदा कौन है वो तो हमें पता चले काश। तो इसको पता करने के लिए उन्होंने उसकी फैमिली से फिर से पूछताछ करी, उसके दोस्तों से पूछताछ करी, जो हॉस्पिटल में काम करते थे उन लोगों से पूछताछ करी, लेकिन उनको ये एएस वाला बंदा नहीं मिला और किसी के ऊपर वो शक भी नहीं कर सकते थे ऐसे। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली थे और इसी वजह से पुलिस ने अब अपना जो ध्यान था वो इस केस से शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उनके हाथ कुछ लग ही नहीं रहा था तो वो इसके ऊपर माथा मारकर क्या करेंगे। जिसके बाद 6 महीनों का समय बीत गया। इस केस के ऊपर जो काम कर रहे थे उन डिटेक्टिव का नाम था जो स्टैचुला और फिर 6 महीने बाद जो स्टैचुला से जो सी चुआ नाम के एक डॉक्टर जो है वो मिलने आते हैं और कहते हैं कि डिटेक्टिव साहब देखिए, मैं बहुत परेशान हूं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है टेरेसीटा के मर्डर से रिलेटेड। तो जो स्टैचुला ने कहा कि ठीक आओ मेरे ऑफिस में चलते हैं, बैठते हैं, वहाँ आराम से बात करते हैं। तो जो स्टैचुला अपने ऑफिस में ले जाते हैं जोसी चुआ को, वहाँ बैठते हैं दोनों और यहाँ अब वो डॉक्टर जो है वो बोलना स्टार्ट करता है जो स्टैचुला के सामने। तो यहाँ उस डॉक्टर ने बताना शुरू किया कि मेरी बीवी रैमी चुआ वो आजकल बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। पूरा दिन वो ठीक रहती है लेकिन रात को पता नहीं उसे क्या हो जाता है। जैसे ही हम सोने जाते हैं उसके अंदर से अजीब ही आवाज़ें आने लगती हैं। उसकी असली जो आवाज़ है वो पूरी तरह से बदल जाती है और आधी रात के बाद वो अजीब अजीब चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देती है। वो खुद को टेरेसीटा बताती है और कहती है कि मेरा मर्डर हुआ है डॉक्टर, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जी हाँ, उसकी जो आत्मा है वो साइड में लेटे हुए डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहती है कि डॉक्टर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और यहाँ जिसने मेरा मर्डर किया है वो आज़ाद घूम रहा है
और उसका नाम एलन शौहरी है। अब पहली बार एलन शौहरी नाम के बंदे का नाम डिटेक्टिव्स के सामने आया था और उन्हें एक क्लू मिला था इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके बाद डिटेक्टिव्स ने पूछा कि ठीक है आगे बताओ और क्या क्या बातें होती हैं। पहले तो उस डॉक्टर ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये जरूर बुरा सपना होगा उसकी बीवी का और ये जस्ट उसके साथ मजाक कर रही है, हम ऐसे किसी का भी नाम पब्लिक में नहीं ले सकते कि उसने उसका मर्डर किया होगा। खैर वो आराम से उस रात सो गए। अगली रात फिर आई और अब फिर से आधी रात के बाद जोशी चुआ की पत्नी रेमी चुआ अपने आप बोलने लगती है और अपने आप बोलते हुए वो अब की बार गुस्सा हो जाती है साइड में लेटे हुए डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर की नींद खुलती है और वो पूछता है कि हाँ बताओ अब क्या हुआ। तो यहाँ उसकी पत्नी के अंदर बसी हुई आवाज़ जो है वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था, मैंने कहा था तुम्हें कि मेरे लिए इंसाफ मांगो, तुमने लेकिन कुछ नहीं किया, अब तुम्हारा हाल देखना मैं क्या करूँगी। तो यहाँ वो डॉक्टर जोशी चुआ अपनी पत्नी के सामने माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, आज मैं बिजी था इसलिए मैं जा नहीं पाया पुलिस स्टेशन, मैं कल पक्का जाऊँगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां जाकर उनको कहूं क्या, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी का भी नाम मैं वहां कैसे बोल सकता हूं, ना ही मुझे पता है कि जो तुमने नाम लिया था एलन शौहरी वो है कौन और कैसे उसने तुम्हारा मर्डर किया है, मैं सब कैसे प्रूव करूंगा। लेकिन अभी भी यहाँ डॉक्टर को इन पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसे जस्ट ये अपनी पत्नी का ही एक बुरा सपना लग रहा था और इसी वजह से वो अगले दिन भी पुलिस के पास नहीं गया और जस्ट सो गया। अगले रात फिर से जोशी चुआ की पत्नी रेमी चुआ के अंदर वो आत्मा आई और वो बोलने लगी कि देखो तुम मेरी बातों को हल्के में ले रहे हो और अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ डरते डरते अपनी कंफर्मेशन करने के लिए डॉक्टर ने उससे पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कौन रही हो। तो यहाँ उसने 2 वर्ड्स बोले, टेरेसीटा बासा, जिसे सुनते ही डॉक्टर के भी कान खड़े हो गए और उसने कहा ठीक है तुम बताओ कि तुम्हारा मर्डर किसने किया है और कैसे किया है। अब की बार मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ लेकिन मुझे सबूत चाहिए होंगे और वो सबूत भी बताना कि मुझे कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पलटकर डॉक्टर की बीवी ने कहा कि उस हत्यारे का नाम एलन शौहरी है और सबूत के नाम पर तुम्हें कुछ गहने मिलेंगे। जी हाँ, जैसे ही एलन शौहरी ने मेरा मर्डर किया था वो जाते जाते मेरे घर से ही मेरे गहने उठा कर ले गया था और वो सारे गहने उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। और मैं तुम्हें कुछ दोस्तों के नाम और कुछ नंबर वगैरह देती हूँ, इन नंबर पर कॉल कर करके उन दोस्तों को बुला लेना क्योंकि वही इस दुनिया में ऐसे इंसान है जो उन गहनों को पहचान सकते हैं कि वो गहने मेरे थे या किसी और के थे। तो यहाँ उसने कुछ नंबर भी बताए और कुछ नाम भी बोले और सभी के सभी की लिस्ट बनाकर ये डॉक्टर जो था जोशी चुआ तभी जोश टैचुला के पास पहुंचा था। अब यहाँ पुलिस को बढ़िया वाला क्लू मिल चुका था और पुलिस का माइंड सबसे पहले उसी पर्ची पर गया, गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस, और उन्हें यहाँ पता चल चुका था कि ये एएस कौन है, एलन शौहरी। जिसके बाद पुलिस को एलन शौहरी को ढूंढने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि एलन शौहरी कहीं और नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिसमें टेरेसीटा काम किया करती थी। लेकिन असल में उस दिन क्या हुआ था, एलन शौहरी क्यों उसके घर पर आया, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एलन शौहरी इस हॉस्पिटल में एक सस्ता डॉक्टर होने के साथ साथ पार्ट टाइम इलेक्ट्रिकल मैकेनिक भी था। तो उसे पता था कि बिजली का सामान कैसे ठीक वगैरह किया जाता है। और यहाँ 21 फरवरी 1977 के दिन टेरेसीटा बासा के अपार्टमेंट में रखा हुआ टीवी खराब हो चुका था, वो चल नहीं रहा था और उसने अपने इस टीवी को ही ठीक करने के लिए एलन शौहरी को कॉल किया और कहा कि तुम मेरे घर आ जाना और ये टीवी वगैरह ठीक कर जाना। ये कोई नई बात नहीं थी, पहले भी कई बार एलन शौहरी टेरेसीटा बासा के रूम पर आ चुका था और उसकी कई सारी चीजें जो बिगड़ चुकी थी वो ठीक करके गया था। और ये बहुत आम बात थी कि वो रात को 8:30 बजे अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल से यहाँ टेरेसीटा बासा के घर आने वाला है और उसका टीवी ठीक करेगा। लेकिन ये बात उसने अपने जो दोस्त था रूट लॉब, जिससे वो 7:30 बजे बात कर रही थी, उसको नहीं बताई। उसने जस्ट ये कहा कि मेरा एक दोस्त आने वाला है और मुझे भी फोन रखना होगा। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या सच में उस दिन टेरेसीटा बासा की टीवी जो थी वो खराब हो गई थी? तो यहाँ जवाब है हाँ, क्योंकि अपार्टमेंट का जो रजिस्टर था, सोसाइटी का जो रजिस्टर था, उसको चेक किया गया तो उसमें पहले भी 2 इलेक्ट्रिकल मैकेनिक आए थे, यहाँ पर 3 दिन पहले आए थे, उन्होंने भी इस टीवी को चेक किया था लेकिन उनसे ठीक नहीं हुआ था। और अब यहाँ पर उस रजिस्टर में लिखा हुआ था कि यहाँ एलन शौहरी आया है टेरेसीटा बासा के टीवी को ठीक करने के लिए। जिसके बाद पुलिस सीधा अपना तामझाम उठाकर उस हॉस्पिटल में पहुंची और वहां जाकर एलन शौहरी को ढूंढा। एलन शौहरी अपने काम पर लगा हुआ था और उसे काम रुकवाकर उसे टोका और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ उसको लग ही नहीं रहा था कि पुलिस उसके ऊपर शक कर सकती है और उसने बहुत प्यार से बोल दिया कि हाँ जनाब मेरी तो गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पुलिस ने उससे उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछा और उसका पता पूछा।
तो यहाँ उसने दोनों चीज़ें बहुत आसानी से पुलिस को बता दी, जिसके बाद पुलिस उसे वहीं छोड़कर अपना उस दिए हुए एड्रेस पर गई जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी। और यहाँ गर्लफ्रेंड वाले एड्रेस पर पहुँचते ही पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर बुलाया और पूछा कि एलन शौहरी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो यहाँ उसने कहा कि हाँ जी। तो यहाँ उसके सामने फिर दूसरा सवाल था कि क्या उसने तुमको कुछ महीनों पहले कोई गहने वगैरह गिफ्ट किए थे? तो यहाँ उसने जवाब दिया कि हाँ जी बिल्कुल दिए थे। पुलिस ने कहा कि ठीक है, वो सारे गहने ना एक बार इकट्ठा करके अपने बेड पर ही रख लो, हम 2 मिनट में आए। जिसके बाद पुलिस वहाँ से निकलती है और उन सभी लोगों को बुलाती है जो नंबर और नाम उस टाइम पर जोशी चुआ की पत्नी रेमी चुआ के अंदर आत्मा ने दिए थे जोशी चुआ को। और यहाँ जिसके बाद वो नंबर उस डॉक्टर ने डिटेक्टिव्स को दिए थे और उस डिटेक्टिव ने अब सारे नंबर वाले जो लोग थे उनको बुला लिया था और उन लोगों को बुलाकर उस गर्लफ्रेंड के घर लेकर गए और यहाँ पर ही उन सभी गहनों की जो शिनाख्त थी वो करवाई। और इस शिनाख्त में सामने आया कि ये सारे के सारे गहने जो अभी एलन शौहरी की गर्लफ्रेंड के पास हैं, ये सारे तो टेरेसिटा बासा के हैं। लिटरली जब ये पुलिस को पता चला कि ये सारे गहने टेरेसिटा बासा के हैं तो उनके भी कान खड़े हो गए और सोचने लगे कि कोई कैसे आत्मा आकर खुद अपने साथ हुए क्राइम के बारे में बता सकती है। लेकिन अब यहाँ पर आगे का काम करना था एलन शौहरी को गिरफ्तार करने का और उसके ऊपर मुकदमा चलाने का। अब यहाँ पुलिस के पास इतने सबूत इकट्ठा हो चुके थे कि वो सीधा जाकर एलन शौहरी को झप सकते थे और सीधा जाकर उन्होंने झपा भी और झपने के बाद सीधा उसे कोर्ट में पेश किया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई और वो दिक्कत थी कि यहाँ एलन शौहरी के वकील ने इस बात पर बहस करनी शुरू कर दी कि बेशक एलन शौहरी ने गहने जो थे वो टेरेसिटा के वो चोरी किए हैं, लेकिन उसका मर्डर नहीं किया, बल्कि उसके गहने चोरी करने के बाद टेरेसिटा के जिंदा रहते ही वो उसके अपार्टमेंट से निकलकर वहां से भाग गया था। इसीलिए मेरे मुवक्किल एलन शौहरी के ऊपर चोरी का मुकदमा चलाया जाए, ना कि मर्डर का। अब पुलिस भी क्या कर सकती थी? उनके पास भी सबूत नहीं थे कि वो ये प्रूव कर सके कि हाँ, हत्या एलन शौहरी ने ही करी है। और अभी तक पुलिस आत्मा की गवाही को मानकर ही इस केस को आगे बढ़ा रही थी और हम सबको पता है कि एक आत्मा की गवाही कोर्ट में वैलिड नहीं होती। कोर्ट हमेशा सबूत मांगती है और वो सबूत थे नहीं, सिर्फ चोरी के थे जो पुलिस ने अभी तक ढूंढ कर कोर्ट के सामने रख दिए थे। अब मजबूरन कोर्ट ने एक छोटा सा चालान भरवाकर एलन शौहरी को उसी टाइम पर बरी कर दिया इस चोरी वाले केस से भी। अब यहाँ पर एलन शौहरी आज़ाद घूम रहा था और यहाँ फिर से जोशी चुआ उस रात ही सो रहे थे और एक बार फिर से उनकी पत्नी के अंदर टेरेसिटा बासा की आत्मा आई और वो एक बार फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है आधी रात को उठकर और बोलने लगती है कि जब तुमने उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम प्रूव करवा दिया, उसके सब कुछ सबूत दिए, तो क्यों उसका कत्ल जो था वो छोड़ दिया। तो यहाँ जोशी चुआ अपनी पत्नी को पता, तो यहाँ जोशी चुआ उस आत्मा को बोलता है कि हमारे पास सबूत नहीं थे। जब आपको इतना पता है कि हमने इतना कुछ किया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास कोर्ट में सबूत नहीं थे जिससे हम ये प्रूव कर पाएं कि उसने ही तुम्हारा मर्डर किया है। अगर हमारे पास सबूत होते तो हम एलन शौहरी को जरूर यहाँ पर सजा दिलवा देते। और यहाँ इस बात को प्रूव करने के लिए सब कुछ बताया उस आत्मा ने उस डॉक्टर को। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारी बात मैं बड़ी रखता हूँ, लेकिन क्या करूं, सबूत तो नहीं है, पुलिस वाले कैसे मानेंगे जो तुम बता रही हो। जिसके बाद वो आत्मा परेशान हो गई और वो आत्मा अब उस डॉक्टर की पत्नी के शरीर को छोड़कर उन सभी लोगों के अंदर जाने लगी जो इस केस से जुड़े हुए थे, चाहे वो पुलिस वाला हो, जज हो, वकील हो, सबके सब, और यहाँ तक कि एलन शौहरी भी। लेकिन किसी को भी इतना परेशान नहीं किया जितना जोशी चुआ की पत्नी रेमी चुआ को किया था। पर वो उन सभी के मन के भाव जान रही थी कि कौन क्या चाहता है इस केस के बारे में, शायद यही हो सकता है। यहाँ एक बार फिर से पुलिस ने एलन शौहरी को झप लिया। उनको अभी भी ये शक था कि मर्डर जरूर इसी व्यक्ति ने किया है और उसे झपते ही एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में पेश करने के बाद एलन शौहरी के वकील ने एक बार फिर से वही अपनी बहस शुरू करी कि एक बार हम पहले ही इसके ऊपर बहस कर चुके हैं तो क्यों दोबारा मेरे मुंह वकील को उठाया गया। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, जब उसने कत्ल किया ही नहीं, उसने जस्ट चोरी करी है, तो मेरे मुंह वकील के ऊपर क्यों धक्के से ही कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने फिर से वही फैसला दिया कि एलन शौहरी को बरी किया जाता है और वो फ्री है और उसे अब जेल से छुट्टी मिलने ही वाली थी कि 3 या 4 घंटे पहले ही एलन शौहरी अंदर से बदल गया। उसने अपने वकील, सामने वाली पार्टी के वकील, सभी को बुलाया, जज को बुलाया, पुलिस वालों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं आपके सामने कुछ बयान देना चाहता हूं और मैं कबूल करना चाहता हूं कि हाँ, मैंने ही टेरेसिटा बासा का मर्डर किया था 21 फरवरी 1977 की रात को। तो अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि असल में उस रात
8:30 बजे क्या हुआ था। 8:30 बजे एलन शोहरी टेरेसिटा के घर पर एंटर करता है, दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर जाता है। अंदर बैठकर दोनों बातें करते हैं और यहाँ टेरेसिटा उसे समझाती है कि मेरा टीवी जो है वो 4 दिनों से ख़राब पड़ा है और मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। और यहाँ ये कोई नई बात नहीं थी, पहले भी कई बार जो ये एलन शोहरी है वो यहाँ आकर इसकी चीज़ें ठीक करके जाता रहा है और दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों में सब कुछ नॉर्मल है। वो जब भी आता था यहाँ पर टेरेसिटा उसे कॉफ़ी वगैरह पिलाती थी और आज भी ऐसा ही होने वाला था। जैसे ही उसने उसका टीवी वगैरह रिपेयर किया उसके बाद दोनों बैठे और यहाँ टेरेसिटा अपनी किचन में कॉफी वगैरह बनाने के लिए चली गई। लेकिन यहाँ एलन शोहरी के जो इरादे थे वो थोड़े ठीक नहीं थे। जहाँ टेरेसिटा के किचन में जाते ही उसने सीधा साइड में रखी हुई अलमारी को खोला और उसके अंदर से गहने वगैरह निकालने लगा। वो काफी टाइम से सोच रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं और यहाँ मौका है टेरेसिटा के गहने चुराने का। जिसके बाद उसने अलमारी को खोला और जस्ट वो उसमें से गहने निकालने लगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि एकदम से किचन में से टेरेसिटा बाहर निकल कर आती है उससे कुछ पूछने के लिए और वो देखती है कि यहाँ एलन शोहरी तो उसकी अलमारी से चीज़ें निकाल रहा है। और जैसे ही एलन शोहरी देखता है कि टेरेसिटा ने उसे देख लिया वो उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ टेरेसिटा चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा चिल्ला पाती एलन शोहरी उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह दबाता है और मुंह के साथ साथ उसका गला भी दबा देता है। गला दबाते ही उसका दम घुट जाता है और यहाँ टेरेसिटा की मौत हो जाती है। अब यहाँ मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसे आप मूर्खता की हद भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये एलन शोहरी कितना मूर्ख था इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा लीजिए कि अपने चोरी के बदनामी को बचाने के लिए, खुद के ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगे, इसलिए उसने टेरेसिटा के कपड़े उतारे और उसको एक कारपेट में लपेट दिया ताकि ये सब ऐसा लगे कि टेरेसिटा का यहाँ रेप हुआ है। मतलब कि इस एलन शोहरी नाम के मूर्ख व्यक्ति को ये लग रहा था कि एक चोरी का इल्जाम रेप से बड़ा हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। जिसके बाद उसने उस कारपेट को ही आग लगा दी और यहाँ से वो निकल गया। और ये आग ना सिर्फ उस कारपेट ने बल्कि आसपास रखे सामान ने भी पकड़ी और यहाँ टेरेसिटा का अपार्टमेंट जल गया। उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्योंकि ये सारे बयान उसने मजिस्ट्रेट के आगे दिए थे तो ये सारे बयान वैलिड थे कोर्ट के अंदर भी, और कोर्ट के अंदर भी उसने कबूला कि हाँ उसी ने टेरेसिटा की हत्या करी है और उसकी हत्या के जुर्म में कोर्ट उसे 20 साल की गैर जमानती सजा सुनाती है। एलन ने बाद में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि मैं ये सब कुछ कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे सब कुछ कबूल करना पड़ा, क्योंकि जब से मुकदमा स्टार्ट हुआ था मेरे ऊपर, मुझ पर किसी का साया था और वो साया मुझे बार बार परेशान करता था कि मैं सब कुछ कबूलूं। जी हाँ, वो साया किसी और का नहीं बल्कि टेरेसिटा बासा का ही था। तो यार यहाँ पर आप ये समझ ही सकते हैं कि कैसे एक आत्मा ने इस केस को सुलझाया। ये केस लगभग ठंडा पड़ चुका था, पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस के पास कुछ नहीं था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन 6 महीने बाद कैसे ये केस एकदम से आगे बढ़ा और इसमें कातिल भी सामने आया, और ना सिर्फ सामने आया बल्कि उसने कोर्ट में आकर खुद अपनी गवाही दी। कैसे हो सकता था ये आज तक? वैसे तो हम कभी चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ इस केस में मानना पड़ेगा कि हाँ, उस टाइम पर आत्मा ने आकर ही अपने कातिल को ढूंढा था। तो ये कहानी थी टेरेसिटा बासा की, जिसमें टेरेसिटा बासा की ही आत्मा ने अपने मर्डरर को ढूंढा था और उसे सजा दिलवाई। खैर, इससे जुड़ी कुछ फोटोज हैं मेरे पास, जिसे आज मैं रात को इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अमूल्या करको एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ यार, पॉडकास्ट वाला चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।